लालू जी की गाड़ी सरकार की पटरी पर तब उतरी जब वो पशुपालन में फंस गए। शुरुआती 3-4 साल तो ठीक है, जैसा सरकार चलता है वैसे चल रहा था, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। जब वो पशुपालन में फंसे, राबड़ी जी बन गई और उनके 2 साले चलाने लगे, पूरा जंगल राज हो गया, तब बिल्कुल बर्बाद हो गया। 67 से लेकर 90 तक जब तक लालू जी बने, 23 वर्ष में बिहार में 26 सरकार बनी है। जिस दिन बिहार की जनता ने इसी जाति में बटे होने के बावजूद अपहरण के खिलाफ, रंगदारी के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट किया, उस दिन चाहे लालू आ जाए वापस, वो व्यवस्था वापस नहीं आई है। हर दिन जन सुराज में का 2 करोड़ से ज्यादा वीडियो देखा जाता है बिहार में। लोग क्यों देख रहे हैं? हमारा समर्थक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बात तो ठीक कर रहे हैं। बिहार बिगड़ा एक दिन में नहीं है और सुधरेगा भी एक दिन में नहीं। इसको बिगाड़ा एक आदमी ने नहीं है, सुधार भी एक आदमी नहीं सकता है। आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो बिहार बिगड़ा कैसे, पहले इसको समझिए। कई लोगों को लगता है लालू जी आए बिहार बर्बाद हो गया। अरे भाई, 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश में सबसे गरीब और पिछड़े राज्य के तौर पर बिहार था। लालू जी ने कैसे बिगाड़ दिया, उसके बाद और खराब कर दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब लालू जी बने तो बिहार कोई 5वें-6वें नंबर पे था। बिहार की जो गिरावट है वो शुरू हुई, अगर आप आंकड़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, बिहार की विकास की यात्रा को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो बिहार में गिरावट शुरू हुई है 1965-66 से। 1965-66 तक हम लोग देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में थे। 67 से लगातार बिहार गिरता चला गया। 90 आते आते आप देश के सबसे गरीब राज्य बन गए। तो 67 से 90 के बीच में ऐसा क्या हुआ? 67 से 90 के बीच में यहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई, ये दौर है जो राजनीतिक अस्थिरता का रहा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा 23 वर्ष में, 67 से लेकर 90 तक जब तक लालू जी बने, 23 वर्ष में बिहार में 26 सरकार बनी है। 5 बार गवर्नर रूल लागू हुआ और 26 अलग अलग सरकार बनी। तो कोई 6 महीना के लिए सरकार में रहा, कोई 6 दिन के लिए रहा, किसी को बिहार के विकास की चिंता ही नहीं रही। राजनीतिक अस्थिरता का कितना असर होता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप नीतीश जी के दौर को देख लीजिए। नीतीश जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसको आप 2 भाग में बांट लीजिए। 2005 से लेकर 2012-13 का दौर, जिसमें आपको, हमको, सबको बिहार थोड़ा सुधरता हुआ दिखा। 2013 से लेकर अभी तक का दूसरा दौर, जिसमें वही नीतीश कुमार, वही ब्यूरोक्रेट, वही व्यवस्था, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 12-13 के बाद बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि मोदी के प्रादुर्भाव के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता वापस आ गई। आपको, हमको याद है कि नीतीश जी 2 बार पलटी मारे ना। आप ध्यान से देखिएगा तो 2012 से लेकर अभी तक ये 7वीं गवर्नमेंट है। 7वीं गवर्नमेंट जो सरकार चल रही थी 2012 में, एनडीए की सरकार, नीतीश जी उससे अलग हुए, माइनॉरिटी की सरकार हो गई। फिर लोकसभा में चुनाव हारे तो खुद इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को बना दिया, वो दूसरी सरकार बनी। फिर मैं वापस आया, उनको समझाया वापस आइए, तो मांझी जी को हटाकर खुद बने, तो तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन में जीत कर आए, वो 4थी सरकार हुई। फिर महागठबंधन से 1 साल में भाग गए बीजेपी में, तो 5वीं सरकार हुई। फिर बीजेपी से भाग कर आए महागठबंधन में, वो 6वीं सरकार हुई। और फिर अभी वापस गए हैं 7वीं सरकार। ये क्या दिखाता है? जब राजनीतिक सर्वाइवल आपके मन स्थिति को इतना प्रभावित कर रहा है कि आप दिन रात उसी में लगे हुए हैं कि हमारा कुर्सी कैसे बचे। तो अब रोड का चिंता कौन करे, स्कूल का चिंता कौन करे, 24 घंटा राजनीतिक मैनेजमेंट में लगे हैं। आप समझिए, यही वो दौर है 67 से लेकर 90 तक, जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता रही, बिहार पिछड़ता चला गया, दूसरे लोग आगे बढ़ गए। बिहार का दुर्भाग्य रहा कि 90 के बाद जब राजनीतिक स्थिरता लौटी तो लालू जी के फॉर्म में लौटी। लालू जी के जो शुरुआती साल थे वो इतने बुरे नहीं थे। अगर आप बिहार के जमीनी हकीकत को जानना समझना चाहते हैं तो ये जो सामाजिक न्याय की बात है, गरीब पिछड़े वंचित को आवाज देने की बात, इस बात में दम है। और लालू जी का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए। लालू जी की गाड़ी सरकार की पटरी पर तब उतरी जब वो पशुपालन में फंस गए। शुरुआती 3-4 साल तो ठीक है, जैसा सरकार चलता है वैसे चल रहा था, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। जब वो पशुपालन में फंसे, राबड़ी जी बन गई और उनके 2 साले चलाने लगे, पूरा जंगल राज हो गया, तब बिल्कुल बर्बाद हो गया। और वो लंबा दौर चला। फिर नीतीश जी आए, 5-7 साल अच्छा चला।
फिर राजनीति का स्थिरता लौट गई, इसलिए बर्बाद हो गए। अगर आप 1965 से लेकर अभी तक जोड़िएगा तो 35 उधर और 23 इधर, 50 साल का अंडर परफॉर्मेंस, 50 साल में समाज में जो कुरीति है, काई है, परेशानी है, उसको आप चाहते हैं कि 5 दिन में आके धो दें, कैसे संभव है? किसी को न किसी को ये संकल्प लेकर चलना पड़ेगा कि चाहे 5 वर्ष लगे कि 15 वर्ष इसको किया जाएगा। इसलिए ये प्रयास शुरू किए, हम करें, आप करें, कोई दूसरा करे, आज करें, 20 वर्ष के बाद करें, करना पड़ेगा किसी न किसी बिहार के आदमी को। एक और आपको आंकड़ा देता हूं, जब देश आजाद हुआ, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, हम आदमी को खाली एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे दिख रहे सामने से आपको बोल रहे। 50 में तमिलनाडु और बिहार के विकास के पैरामीटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तमिलनाडु आज कहां है? 6 गुना बड़ा हो गया बिहार से। क्यों बड़ा हो गया? उसके मूल में वहां का द्रविड़ियन आंदोलन रहा है, जो 40 बरस चला। पेरियार और अन्ना दुरई ने 40 बरस तक समाज को जगाने बनाने का काम किया, और जब वो जीत कर आए 1965-67 में पहली बार अन्ना बने, वहां अन्ना दुरई, उसके बाद से वहां के बच्चियों के एजुकेशन में आमूल चूल परिवर्तन उन लोगों ने किया। उसका बहुत बड़ा फायदा तमिलनाडु आज उठा रहा है। तो बिहार में भी वो सामाजिक क्रांति हुई, लेकिन कर्पूरी जी को लंबा चलने का अवसर नहीं मिला, और कर्पूरी जी के बाद पूरी राजनीतिक अव्यवस्था हो गई। अन्ना दुरई भी 2 ही साल रहे, लेकिन उन्हीं के दोनों चेले जो थे या 2 उनके शागिर्द थे, उन्होंने 2 दल बनाया, एक एमजीआर और एक करुणानिधि। उन लोगों ने उस विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ा। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि द्रविड़ियन आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ, वो सिर्फ चुनाव जीतने की प्रक्रिया नहीं थी, पूरे व्यवस्था को समाज के स्तर पर जगाने समझाने की बात थी, समाज को एम्पावर करने की बात थी, तब वो सुधार हुआ है। बिहार में पिछले 50 साल में ऐसा कोई सामाजिक राजनीतिक प्रयास नहीं हुआ है। कई लोग हमको बताता है भैया कितना मेहनत करना, नहीं होगा। मेरा आपको जवाब इतना ही है कि आप मुझे बता दीजिए कि किसने प्रयास किया है कि समाज ने नहीं माना। अगर हम प्रयास करें और समाज न माने तब न कहिएगा कि नहीं माना। किसी ने प्रयास तो किया नहीं है, आप क्यों यहां बैठे? अगर समाज की चेतना मर गई है तो हमको सुनने के लिए सुबह से शाम तक कौन लोग आ रहे हैं? आप क्यों सुनने आए? हमने तो आपको पैसा नहीं दिया, हम तो लोगों को गाड़ी देकर नहीं बुला रहे। लोग क्यों सुन रहे हैं? दिन में हर दिन जन सुराज में का 2 करोड़ से ज्यादा वीडियो देखा जाता है बिहार में। लोग क्यों देख रहे हैं? हमारा समर्थक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बात तो ठीक कर रहे हैं, होगा नहीं लेकिन बात तो ठीक कर रहे हैं। वो यादव भी कह रहा है, मुस्लिम भी कह रहा है, पंडित भी कह रहा है, कुशवाहा भी कह रहा है, दलित भी कह रहा है, इरेस्पेक्टिव कि वो वोट दे न दे वो अलग बात। अब 2 और सवाल आपने किया, एक भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरा आपने पूछा आपका विजन क्या है। अगर आपने हमारे भाषणों को सुना है, जो हम 2 साल से गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, व्यस्त होंगे, हमने अपने पिताजी की लाइफ देखी तो आपको समय नहीं मिला होगा देखने का। तो ये पहली बात हम लोग शुरू ही करते हैं कि अगर तुम प्रशांत किशोर पर भरोसा करोगे तो फिर ठगे जाओगे। क्या हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं? समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये आपके दिमाग में लगा है कि मोदी को दे देंगे तो जीत जाएगा, लालू को देंगे तो खराब हो जाएगा। लोकतंत्र में आप किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। और मैं गांव-गांव लोगों से एक सवाल पूछता हूं, और आपसे भी, अभी हाथ नहीं उठवाएंगे लेकिन बता रहे हैं कि जितने लोग हैं जरा अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने जीवन में पढ़ाई के लिए कभी वोट दिया है। 4800 गांव में आज तक एक आदमी भी नहीं मिला जिसका हिम्मत हो कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल दे कि हमने पढ़ाई के लिए वोट दिया है। क्यों मैं ये पूछता हूं? ये समझाने के लिए कि तुम्हें लग रहा है कि नेता गलत है, नेता तुमको ठग रहा है, ऐसी बात नहीं। आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है, चाहे लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, वो चीज आपको मिल रही है। भाई हम लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया, आपने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, तो सुपौल में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में मंदिर तो बन ही गया है। जिस दिन बिहार की जनता ने इसी जाति में बटे होने के बावजूद अपहरण के खिलाफ, रंगदारी के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट किया, उस दिन चाहे लालू आ जाए वापस, वो व्यवस्था वापस नहीं आई है। महागठबंधन के भी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी नहीं हुई जैसी लालू जी के टाइम में थी। जिस दिन बिहार के समाज ने बिजली के लिए नीतीश कुमार को जिताया, तो नीतीश के इस बिहार में चाहे जितनी बदहाली हो, बिजली घर घर आ गई है।
अगर 5 किलो अनाज के लिए बिहार की जनता वोट दे रही है मोदी को, तो चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आप वोट दे रहे हैं गुजरात की कहानी सुनकर बुलेट ट्रेन का, तो वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है, आप बड़ी लाइन के लिए यहां संघर्ष करते रहिए। ये लोकतंत्र में बुनियादी बात समझिए। वोट आप चाहे जिसको दीजिए, लेकिन जिस बात के लिए दीजिएगा वो उसको वो अकाउंटेबल होगा ही होगा। आरजेडी और तेजस्वी यादव भी आज यही कह रहे हैं कि हम इतना लाख नौकरी दिए, क्योंकि उनको लोगों ने नौकरी के नाम पर झूठा या सही उसके नाम पर वोट दिया है। तो भले कहे 2 लाख दे, कहे 10 लाख दे 2 लाख, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस बात के लिए आप वोट दें वो चीज बिल्कुल हो नहीं, ऐसा नहीं संभव। बिहार में आप जहां जाइए लोग कहता है भैया चीनी मिल नहीं चल रहा है, और फिर चीनी मिल पूछेगा एमपी साहब क्या बार से जीत रहे हैं, तो 6 बार से। अरे भाई दोनों बात कैसे हो रहा है? मोतिहारी में मोदी जी के लिए लोगों ने कहा, भाई हम गए वहां पैदल चलने, तो भैया मोतिहारी का चीनी मिल चालू कराइए। हमने कहा है ऐसे ही सभा में, तो मोदी जी कहे थे 14 में आप ही ने कहलवाया था कि इसी चीनी मिल से जब चाय पिएंगे तब हम फिर से वोट मांगने आएंगे। जैसे आपने कहा वैसे किसी सज्जन ने कहा कि आप ही का दोष है, आप ही मोदी से कहलवाए थे, तभी हम लोग वोट दिए। हमने ठीक है भैया हमारा तो गलती है 14 का। 14 के बाद 3 चुनाव और हुआ, मोदी जी फिर आए, फिर वोट मांगे, तब तो प्रशांत किशोर नहीं तो 2 बार गलाने आए थे, तब काहे वोट दिए। राधा मोहन सिंह इस बार 5 बार 5वीं या 6वीं बार जीतकर फिर एमपी बने हैं। वोट कौन दिया? फिर वही की जनता। और उस मोतिहारी चीनी मिल का एक एक धूर जमीन, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई भाजपा का है, वहां के भाजपा के नेता इंक्लूडिंग राधा मोहन सिंह जैसे लोग, उन्होंने एक एक धूर जमीन बेच के खरीद लिया खुद से, और फिर वहां की जनता उसी को वोट दे रही है, उन्हीं राधा मोहन सिंह को वोट दे रही है, और हमको आके कह रहे भैया चीनी मिल चालू कराइए। यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, अगर आपको रोजगार फैक्ट्री चाहिए तो रोजगार फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए तो आपके लिए अस्पताल यहाँ नहीं बनेगा, ये समझा रहे हैं। आपने कहा भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार खत्म करने का कोई उपाय नहीं, आप भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। हम गांव-गांव में अगर आपने वीडियो देखा हो तो रोज कहते हैं कि 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि मुखिया बड़ा चोर है। जो सबसे 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर वोट देता है, वही गांव में हल्ला मचाता है भैया मुखिया बड़ा चोर है। राशन कार्ड में 2000 रुपया लेता है, इंदिरा आवास में 30,000 घूस लग रहा है। तो मेरे भाई जिस दिन वोट बेचे थे 500 रुपया में, तब आप गांधी बने हुए थे। अरे आपका औकात है 500 रुपया का, 500 चोरी किए। मुखिया का औकात है 5000 का, तो 5000 चोरी कर रहा है। विधायक एमपी का औकात 50,000 का है, तो 50,000 चोरी कर रहा है। जब समाज ही चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा आप बताइए? यहाँ आप बैठे हुए कितना आदमी नाली गली पर वोट दिए हैं? लोकसभा चुनाव हुआ, सब लोग मोदी लालू भैया कुछ हो जाए, लालू नहीं आना चाहिए, चल के दबाइए। कितना मुसलमान है वो मर रहा है, परेशान है, कहता भाई कुछ हो जाए, भाजपा तो नहीं चाहिए, लालटेने को तो चाहे कितना खराब है। लोग कहते हैं विकल्प नहीं है। जब सब बात से निरुत्तर हो जाएगा तो कहेगा विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो मैं घूम के उसी वापस बात पर आ रहा हूं जो प्लेटो ने कहा, विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प इसलिए नहीं है कि जो समाज में प्रभाव रखने वाले लोग हैं उन्होंने कहा भैया राजनीति नहीं करना है, राजनीति से अलग रहिए, बड़ा गंदा है। तो भैया गंदा है तो फिर गंदे में रहोगे। तो हमारी भूमिका इतनी ही है कि गांव-गांव चल के लोगों को ये समझाएं, और जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, आपके बीच से जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनको साथ मिलाकर एक व्यवस्था, एक विकल्प बनाएं। हम इसके नेता नहीं हैं। 2 तारीख को जब दल बनेगा तो नया नेता का नाम भी घोषित होगा। हमारा काम यही रहेगा, समाज में पैदल चलना, ऐसे सभाओं में बैठना, लोगों को समझाना, जगाना। हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा जो बनता है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मिट्टी और चाक बढ़िया मिल जाए और कुम्हार थोड़ा सा सहारा दे तो अपने आप घड़ा बन जाएगा। सुपौल से अगर आपके बीच से कोई सज्जन आदमी खड़ा हो जाए, आप जीतिएगा अपनी ताकत से, लेकिन आप आइए राजनीति में और लड़िए, इसमें हमारी भूमिका है। क्योंकि आप अपने से जाकर कहिएगा तो आपका पत्नी बाल बच्चा सब कहेगा पगला गए हो, कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा पार पाओगे। लेकिन जाके कहिएगा भाई प्रशांत जी आए थे
तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे राजनीति में, हमारा चांस है, वो सब व्यवस्था देखेंगे, लड़ जाए क्या? संभव है कि आपके बाल बच्चे कहेंगे ना ना ठीक है, कह रहे हैं तो इतना और कुछ आए, चलिए आदमी को फिर आपकी बात पर आ रहा है कि चुनाव लड़ाने जिस आदमी को आता है, चलिए लड़के देखिए। ऐसे अगर 200-250 अच्छे लोग आ गए तो बिहार तब सुधरेगा जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, जब 2-4-5 हजार अच्छा आदमी मुखिया बन जाएगा। खाली नीतीश को हटा के लालू कर दीजिए, लालू को हटा के प्रशांत किशोर कर दीजिए, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। अच्छे लोगों को राजनीति में लाना और उनको चुनाव जीतने में मदद करना, यही दूसरा इसका लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है समाज को बताना कि अपने, मैं खुलेआम कहता हूं कि वोट देते समय स्वार्थी बनो, एक ही मंत्र है, अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चे का स्वार्थ देखो। आपने कहा यहां जाति की बहुत व्यवस्था है, अब उसको दूसरे पहलू से समझिए। काका जितना नेता है सब जातीय का राजनीति करता है। हम रोज कैमरे पर कहते हैं कोई नेता जात का राजनीति कर ही नहीं रहा है। अगर आपसे पूछेंगे जात का राजनीति कौन करता है, आप कहेगा लालू जी कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं लालू जी जीवन में जात का राजनीति नहीं किए। लालू जी अगर जात की राजनीति करते तो वो ये कहते कि यादव समाज का ही कोई आदमी बिहार का मुखिया बनेगा, जितने यादव जी लोग हैं वो लोग सब लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। अरे भाई तो अपने बच्चे की, अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, जात में तो आप जुड़ाए हैं। और लालू अकेले नहीं है, कोई पासवान का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है, जो जिस जात का नेता है, नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं। कोई यादव यहाँ से बेचारा सज्जन जाएगा अभी लालू जी के हाथ, उसके गेट नहीं खुलेगा, हम पंडित जी हैं उनके यहाँ जाएगा, पहले हमको गेट खोल के हमको बगल में बैठाएंगे, क्योंकि हमारे जुड़ने से उनका और उनके बच्चे का हित सत्ता है। तो हम समाज को यही बता रहे हैं कि जैसे नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, तुम भी अपने बच्चों की चिंता करो। ना तो मोदी या लालू को देखते रहोगे तो उसका लड़का आगे बढ़ेगा, तुम्हारा लड़का नहीं बढ़ेगा आगे। और ये व्यवस्था बनाकर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जहां तक योजना की बात है तो दुनिया भर के 200 से ज्यादा विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है और बिहार के अगले 10 साल की विकास की योजना बना रहे हैं। बिहार का बना रहे हैं और साथ साथ बिहार के हर पंचायत का बना रहे हैं। हम 18 महीना से खाली 15 जिला ही पैदल गए हैं। क्यों? हम खाली पैदल चल नहीं रहे, हर पंचायत को वहां जाकर अध्ययन करते हैं, वहां पता कराते हैं कि भाई इस पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे और उस पंचायत में खेती को लाभदायक कैसे बनाया जाएगा, इसकी योजना बना रहे हैं हर पंचायत के लिए। तो जब ये जन स्वराज अभियान चुनाव के करीब आएगा तो आपको सिर्फ बिहार की योजना नहीं दिखेगी, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग बनाकर योजना जारी करेंगे, ताकि आप देखिए, समझिए, उसका मूल्यांकन कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि क्या करेंगे, ये नहीं कि 800 रोजगार कैसे मिलेगा, 800 रोजगार उस पंचायत में कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे। आप उसको देखिए, ठीक लगे तो अपनाइए, ना ठीक लगे छोड़ दीजिए, जहां चल रहा है चलाते रहिए। मोटे तौर पे यही बात है। अब एक आपका कोई सवाल नैतिक वाला रह गया, अगर फिर से और कोई सवाल हो तो उसको इकट्ठा कर ले, तो खाने का अगर टाइम हो गया तो खाने के लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का सवाल है तो कर लीजिए भैया। आप जड़ को छोड़ के, मैंने आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया कि आप जड़ को छोड़ के पेड़ का पत्ती ठीक करने में लगे। जब जड़ में ही दीमक लगा हुआ है, जो इसको आपने मंत्री बनाया वही पेपर लीक कर रहा है और आप कह रहे भाई पेपर लीक कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। और हमारे पास कोई उसका उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, कभी आवाज भी नहीं उठाएंगे। अगर आप यहाँ से वोट देते हैं पेपर लीक करने वाले को, तो हमारे आवाज उठाने से वो पेपर लीक रुकेगा? अरे फिर गलत, आप अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हो। आप ये समझिए कि पिछली बार जिस बीपीएससी के पेपर लीक की बात कर रहे हैं, बिहार में पिछले 5 वर्ष में 64 पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले का फोटो छपा तब के शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी को। अभी समाज में हल्ला है, अब कितना रुपया देकर टिकट लिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है मेरे भाई, जब शिक्षा मंत्री के साथ ही पेपर लीक करने वाला खड़ा है तो हमारे आवाज उठाने से पेपर लीक रुकेगा? उन्हीं
उन्हीं के बच्ची को अभी आपको जिता कर भेजे हैं यहाँ से, खगड़िया से, सॉरी समस्तीपुर से, और हमसे आप कह रहे हैं भैया सुधार दीजिए। कैसे सुधार देंगे? तो आप वोट देते रहिएगा शराब माफिया को और हम तो कहेंगे भैया शराब बड़ा बिक रहा है, तो गलत हाल है भाई। जब आपको अपनी चिंता नहीं है या आपके माँ बाप को आपके अपने उनके बच्चे हैं उनको चिंता नहीं है, हम कैसे सुधार देंगे? देखिए हम 4800 गांव में गए हैं अभी तक पैदल, और रोज कैमरे पर कहते हैं कि दलितों के बाद यहाँ सबसे ज्यादा बदहाली अगर किसी की है तो मुसलमानों की है। आप बड़े मुसलमान गांव में जाकर देखिए उनकी क्या बदहाली है। और अभी हम जब ज्यादातर समय चल रहे थे तो महागठबंधन की सरकार, मुसलमान लोग मिलते हैं, कहते हैं भैया सड़क देख रहे हैं ना, इतना खराब है कि अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो आधा जान तो रास्ते में निकल जाता है। महिलाएं आके कहती भैया नाली गली, यहाँ 30% जो केस है FIR जो है वो नाली पानी निकासी से जुड़ा हुआ है। तो जब सुनते सुनते थक जाते हैं तो उनसे पूछते थे अच्छा ये बताइए सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। नाली गली का मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तब के तेजस्वी यादव। लोग कह रहे अस्पताल नहीं है तो अस्पताल दवा डॉक्टर के मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। शिक्षा नहीं है तो वो मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव, वो भी RJD के हैं। अब फिर अभी चुनाव हुआ, सारे मुसलमान जाकर मजबूरी में ही सही उसी लालटेन का बटन दबाए हैं, तो कैसे सुधर जाएगा? तेजस्वी यादव भी जान रहा है कि हम सड़क बनाए चाहे ना बनाए, वोट देवे कीजिएगा उसको। ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है बिहार की आधी जनसंख्या का, आधे लोग लालू जी के डर से मुफ्त में नीतीश और भाजपा को वोट दे रहे हैं और आधे लोग भाजपा के डर से RJD को मुफ्त में वोट दे रहे हैं। तो नेता भी आराम से बैठा हुआ, वो जाएगा कहाँ? देवे करेगा वोट। इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए और ये कहना बंद कीजिए कि भैया विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने पंजाब से आदमी आएगा, आपको हमको ही बनाना पड़ेगा। और नहीं बनाइएगा तो जैसे चल रहा है करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने कहा कि चोरी करेगा क्योंकि उसकी अर्निंग कम है। चोरी का, भ्रष्टाचार का इनकम से कोई लेना देना, ये तो रोग है। बहुत पैसे वाले लोग भी चोरी करने से नहीं रुकते हैं और बहुत साधारण इनकम वाला आदमी भी ईमानदार बना है। तो इसका कहीं दुनिया में प्रमाण नहीं है कि आप सैलरी बढ़ा दीजिएगा तो चोरी कम हो जाएगा। शिक्षकों को जब 2000 रुपया शिक्षा मित्र में मिलता था तब भी नहीं पढ़ाते थे, 30,000 मिल रहा है तब भी नहीं पढ़ा। जिसको नहीं पढ़ाना हो नहीं पढ़ाएगा, चाहे कितना पैसा दे। भाई लालू जी गरीब नहीं, जो मंत्री जो चोरी कर रहा है तो गरीब नहीं ना है, काहे चोरी कर रहा है? ये आपका अपना चरित्र है, उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कोई सीधा कोरिलेशन साइंटिफिक या अदरवाइज नहीं है। ये एक मानसिक सोच है, बीमारी है। जो कहना चाहिए आपको चोरी करना है तब करवे कीजिएगा, और जिसको नहीं करना है तो 2 रोटी कम भी खाएगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। नहीं ऐसा देखिए, जो पॉलिटिक्स में है मैंने आपको पहले बताया, उसको सरकार इतना पैसा सुविधा दे रही है कि अगर उस चोरी न करना चाहे तो उसको चोरी करने की जरूरत नहीं। देखिए आप कोई भी संगठन चलाते हैं, कोई व्यवस्था चलाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें गलती हो सकती है। आप गहना बनाते हैं सोने का, उसमें भी 2% की मिलावट ठीक है। 22 कैरेट तक लोग उसको सोना ही मानता है। 20-21 हो जाए, 18 भी हो जाए तो कहेगा 18 कैरेट है लेकिन है सोने का गहना। लेकिन अगर उसमें 18% मिलावट कर दीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। गंगा नदी बह रही है, 2-4 को नली भी उसमें घुस जाएगा तो कोई बात नहीं है, कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर पूरे गंगा को ही नाली बना दीजिएगा तब दिक्कत है। तो जो लोग सामाजिक जीवन में हैं, आप थोड़ा बहुत अगर गलती व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी पर्सनल वेल्थ बनाने के लिए नहीं, अगर कर भी रहे हैं उससे समाज को बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप पर्सनल वेल्थ बना रहे हैं और क्विड प्रो को कर रहे हैं कि जमीन का यूटिलाइजेशन बदल देंगे, 2 करोड़ रुपया दे दो, टिकट हक तुमको दे रहे हैं 5 करोड़ रुपया दे दो, वो गलत है। बाकी अगर संगठन चल रहा है तो समाज के योगदान से ही चलेगा। जो योगदान देगा वो थोड़ा बहुत अपना फायदा नफा नुकसान देखता है, लेकिन वो चारित्रिक बात है, उसका पैसा होने और न होने से कोई लेना देना नहीं। जितने दल हैं, कोई रीजनल पार्टी हो, TMC है, BRS है, RJD है, इनका जो फिक्स डिपॉजिट इनके बैंकों में है वो देखिएगा 700, 800, 900 करोड़ रुपया है। उनको बिना पैसा इसलिए थोड़े ना कर रहा है,
तो 50 लाख रुपए के लिए टिकट बेच रहा है, फिक्स डिपॉजिट 800 करोड़ रुपया है, डिक्लेयर्ड पैसा। जो कैश है उसको छोड़ दीजिए, जो डिक्लेयर्ड इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है कि बीजेपी के पास 3600 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, इसका मतलब कि बीजेपी का नेता पैसा लेना छोड़ देगा? उसका कोई कोरिलेशन नहीं। जो ईमानदार है वो ईमानदार है, जो उसको चोरी करना हो करवे करेगा, उसको कितना पैसा देंगे। हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ होगा। ये स्टेट फंड कर देगा, वो भी ले लेगा और फिर उसके बाद भी करप्शन करेगा, इसका कोई मतलब नहीं। दुनिया में कहीं इसका प्रमाण नहीं है कि स्टेट फंडिंग कर देने से वहां पर करप्शन खत्म हो गया। देखिए, अगर आप सही में करप्शन को डीपली समझना चाहते हैं तो दुनिया के 10 सबसे ईमानदार देशों की सूची देखिए। जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और जो न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री टॉप 10 में है जहां करप्शन सबसे कम है। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने करप्शन को करीब करीब कैसे मिनिमाइज किया है या खत्म कर दिया है। उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए 4 बातें करी। एक तो स्वच्छ जन प्रतिनिधियों को चुनकर लाना, उनको जनता के प्रति अकाउंटेबल करना। आप न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते होंगे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को देखते होंगे। स्वच्छ लोगों, जब तक जो मालिक है तिजोरी का वही चोर है तो चोरी कैसे रोकिएगा। दूसरा जो उन सोसाइटीज ने किया है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जन भागीदारी करी है स्कीम्स को बनाने चलाने में। आपके यहाँ इस इलाके में सरकार की कौन सी योजना है, आपकी क्या उसमें आपका राइट है, वो आपको पता ही नहीं है ना। आपको कोई पूछता है कि भाई ये बनाया जाए, कब बनाया जाए। इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी का लेवल इस लेवल पे डिपेंड कर दिया गया है कि अगर आपको यहाँ पर अपना नक्शा पास कराना है तो नेबर से भी आपको परमिशन में उसका नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। तीसरा, इन कंट्रीज में क्या हुआ, उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पर एक नल जल योजना चल रही है, आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। नल जल योजना में बड़ा पैसा लग गया, चोरी हो गया। भाई इतना 1000 करोड़ लगा, खाली अगर आप ये समझिए कि सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होता तो जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, हर नल जल की टंकी पर भी एक स्मार्ट मीटर लगाया जा सकता था। और पटना में बैठे बैठे कम से कम आप ये देख सकते थे कि किस नल जल योजना से मोटर कितने बजे ऑन हुआ, कितना पानी निकला, और उस पर आप कार्रवाई कर सकते। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन नल जल बना, कौन नहीं बना, कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। तो 17-18 हजार करोड़ रुपया खर्च किए आप बनाने में, और 200-300 करोड़ रुपया और अगर खर्च करके टेक्नोलॉजिकल बेस बना लेते तो उससे पता चलता होगा आपने किया नहीं। तो टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल यहाँ पर है ही नहीं। भाई अमेजॉन, एक आदमी बैठ के पूरे दुनिया में अपना सामान बेच रहा है, उसका क्यों नहीं चोरी हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। जो बेच रहा है उसको मालूम है कि उसका राइट क्या है, जो खरीद रहा है उसको भी मालूम है कि हमारा राइट क्या है। ये समस्या, जब तक आप सिस्टम को नहीं सुधारिएगा तब तक खाली आके भाषण देने से कि हम लाएंगे जल, लोकपाल, सब करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है, किसी बुद्धिमान ने बताया है कि कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में आए तो उस पर ज्यादा मेहनत करने से पहले ये मानकर चलिए कि कम से कम दुनिया में 100 आदमी जरूर पहले उसके दिमाग में आइडिया आया होगा, और अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो कोई ना कोई वजह रही होगी। अगर जन लोकपाल जैसा एक कानून से ही भ्रष्टाचार खत्म होगा तो मान लीजिए कि भारत में तो नेता लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा दुनिया में वैसा ही कानून बना दिया गया होगा। इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। कोई जीवन में शॉर्टकट है नहीं। चाहे आपको भ्रष्टाचार खत्म करना हो, शिक्षा सुधारना हो, समाज सुधारना हो, कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। बिना जद्दोजहद के, इस्लाम में जो बताया गया, बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल हो नहीं सकता। और हम लोग चाह रहे हैं व्हाट्सएप पर देखें, व्हाट्सएप पर ही डिसीजन कर दें, व्हाट्सएप पर सरकार बने और व्हाट्सएप पर ही विकास हो जाए। सब चीज व्हाट्सएप पर ही सुबह से शाम में निपटा दे रहे हैं। कैसे होगा भाई? आप लोग यहाँ कोई शिक्षक भी होंगे, और पहले उस पूरा पुस्तिका पढ़ने की बात थी, अब गेस्ट पेपर ही पढ़ रहे हैं। अब गेस्ट पेपर के बाद अब पेपर लीक तक पहुंच गया। तब गेस्टो पेपर काहे पढ़े, पेपर ले लेते। पहले आप किताब पढ़ते थे, फिर गेस्ट पेपर पढ़ने लगे, अब पेपर ही ले लेते हैं। जरूरत क्या है पढ़ने का? तो पहले टेस्ट मैच था, फिर वनडे हुआ, फिर 2020 हुआ, थोड़े दिन में 500 ओवर का मैच होगा। वही स्थिति है। समाज उसी दिशा में जा रहा है और सब लोग, हम लोग सब उसी में लगे हुए हैं। खत्म करें इसको, और कोई सवाल रहे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका।